कृषि ऋण वितरण का 29%, 29% वो कोऑपरेटिव व्यवस्था से जाता है। उर्वरक वितरण 35% कोऑपरेटिव करता है। उर्वरक का उत्पादन, खाद का उत्पादन वो भी लगभग 30% करता है। चीनी का उत्पादन, देश की कुल चीनी की लागत का उत्पादन 31% कोऑपरेटिव चीनी मिलें करती है। तकली स्पिंडल 29%, दूध की खरीदी और उत्पादन 20%, गेहूं की खरीदी 13% कोऑपरेटिव करती है, धान की खरीदी 20% करती है और मछुआरा के क्षेत्र में भी कोऑपरेटिव का योगदान 21% है। मैं इसलिए आंकड़े कहता हूं मित्रों कि एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म पर आज हम खड़े हैं। अब समय आ गया है कि नए लक्ष्य तय करना और नए लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़े। प्लेटफॉर्म जो हमारे पुरखों ने, भारत के कोऑपरेटिव आंदोलन के पुरखों ने हमें दिया है, वो प्लेटफॉर्म पर एक मजबूत बहुमंजिला इमारत बनाने का काम यहाँ हॉल में बैठे हुए और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी सहकारी कार्यकर्ता, और इसीलिए मोदी जी ने ये सहकारिता आंदोलन का गति देने के लिए सहकारिता मंत्रालय की रचना की। हमारी सफलता 4 ही चीजों पर निर्भर हो सकती है: संकल्प शक्ति, साफ नियत, परिश्रम और संघ भाव से काम करना। ये 4 मूल सिद्धांत है। अगर हम सब अपना कोऑपरेटिव के अंदर इसको लेटर एंड स्पिरिट में पहुंचाते हैं तो मुझे लगता है हमारे आंदोलन को बहुत बड़ी गति मिलेगी। पहले अटल जी लेकर आए थे 2002 में, अब मोदी जी लेकर आएंगे 2021-22 में। ये आजादी का 75वां साल है। अमृत महोत्सव में नई सहकार नीति को बनाने की हम शुरुआत भी करेंगे। पैक्स को मजबूत करना, 63,000 पैक्स 6 लाख गांवों के बीच में कम है। हम एक लक्ष्य रखेंगे कि आने वाले 5 साल के अंदर हर दूसरे गांव में पैक्स हो जाए। पैक्स की संख्या को 65,000 से बढ़ाकर 3 लाख तक पहुंचाने के लिए उचित कानूनी खाका तैयार करने का काम ये सहकार मंत्रालय करेगा और वो एडवाइजरी होगा, स्टेट के पास भेजेंगे, स्टेट अपने कानूनों में परिवर्तन करे। सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक पैक्स बैंकरप्ट हो जाता है, जब तक उसका वाइंडिंग अप का काम समाप्त नहीं होता है नया पैक्स बन नहीं। इसकी कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो पैक्स को साइड पर रखकर वाइंडिंग अप का काम शुरू हो जाए, नए पैक्स की रचना हो और सहकारिता आगे बढ़ जाए। सहकारिता आंदोलन भारत के ग्रामीण समाज की प्रगति भी करेगा और एक नई सामाजिक पूंजी का कंसेप्ट भी खड़ा। पूंजी के दुनिया भर में कई व्याख्याएं हैं, मगर हम 10,000 साल से जीने वाले लोग हैं, 10,000 साल की संस्कृति का वहन करने वाले लोग हैं। सामाजिक पूंजी का कंसेप्ट, सामाजिक पूंजी का विचार और सामाजिक पूंजी का संस्कार हमारे सहकारिता आंदोलन को बहुत आगे ले। कई देशों के अंदर सहकारिता कानून से अस्तित्व में आती, कई देशों के अंदर सहकारिता छोटी छोटी पैक्स और बाकी सहकारी समितियों के संविधान से अस्तित्व में आती है। भारत में ये व्यवस्था के लिए जरूरी है। भारत की जनता के स्वभाव में सहकारिता घुल मिल गई है, इसके संस्कार के अंदर सहकारिता है। ये कोई उधार लिया हुआ कंसेप्ट नहीं है, हमारे स्वतः काम से प्रकट हुआ ये सहकारिता कंसेप्ट है। इसलिए भारत में कभी सहकारिता आंदोलन कभी भी इरिलेवेंट नहीं। क्रेडिट सोसाइटियों की भूमिका और मजबूत और नीचे तक ले जाने की जरूरत है, जिससे छोटे से छोटे व्यक्ति को क्रेडिट मिल सके। दीपावली का त्योहार है और 1,000 रुपया किसी को चाहिए त्योहार मनाने के लिए, इनकम है मगर आज नहीं है क्योंकि 2 महीने पहले घर में बीमारी आ गई थी, तो उसको 1,000 रुपया मिल जाए, उसकी दीपावली अच्छी जाए। इस प्रकार की क्रेडिट सोसाइटी नीचे तक बननी चाहिए। ये कोई बैंक नहीं कर सकता। बैंक कागज मांगेंगे, अरे भाई इसके पास कागज होते तो 1,000 रुपया लेने को काहे को, कागज नहीं है। हमारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियां जो छोटे छोटे लोन देती है 2 आंख की शर्म से, और मैं मानता हूं इसको हम नीचे तक मजबूत करने का काम करेंगे। कई सारे लोग कहते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है। मैं स्टेट और सेंटर के झगड़े में पड़ना नहीं चाहता, इसका कानूनी जवाब आराम से दिया जा सकता है। मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारत सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में बना सहकारिता मंत्रालय सब राज्यों के साथ सहकार कर कर चलेगा, किसी से संघर्ष करने के लिए नहीं बना। इसलिए किसी ने भी मन में सोचने की जरूरत नहीं है स्टेट सब्जेक्ट है या सेंट्रल। मदद सबकी कर, राज्यों के भी करेंगे, सबको साथ में लेंगे और आंदोलन को
आगे नहीं बढ़ाएंगे। सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम इस सहकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में होगा। बहुराज्य मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को उसको सुगम बनाने के लिए हम बहुत कम समय के अंदर एक्ट में बहुत सारे बदलाव लेकर, जब तक जामवन ने हनुमान जी को नहीं कहा कि हनुमान जी आप रामेश्वरम से लंका समुद्र लांघ सकते हो, उनको विश्वास नहीं था। जब जामवन जी ने कहा कि हनुमान तुम हिम्मत करो, समुद्र तुम लांघ सकते हो, हनुमान जी ने कुदका लगाया और समुद्र लांघ गए। मैं आपको क्या बताऊंगा कोऑपरेटिव क्या है, आप सब मुझसे ज्यादा अनुभवी कोऑपरेटर है, परंतु मैं आज कुछ चीजें इसलिए बताना चाहता हूं जिससे हमारी स्ट्रेंथ का हमें परिचय हो। मित्रों, लगभग 91% गांव ऐसे हैं जहां छोटी बड़ी कोई न कोई कोऑपरेटिव संस्था काम करती है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसके 51% गांव में कोऑपरेटिव की उपस्थिति। सहकारी समितियों की संख्या 8,55,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड सहकारी समितियां हैं। लगभग क्रेडिट सहकारी समितियां 8.5 लाख से ज्यादा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ऋण न देने वाली सहकारी समितियां 7 लाख से ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघ 17 से ज्यादा है। राज्य स्तरीय सहकारी बैंक 33 है। जिला स्तरीय सहकारी बैंक 363 है और लगभग 95,000 में से 63,000 पैक्स का। एक दृष्टि से देखें तो हर 10वें गांव पर एक पैक्स है। मैं आगे बताऊंगा, ये संतोषजनक स्थिति नहीं है, मगर हर 10वें गांव में एक पैक्स होना दुनिया के सहकारिता के आंकड़ों का जब अभ्यास करते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये पैक्स ही माध्यम है किसान का कल्याण करने का। ये पैक्स ही माध्यम है सरकार जो कम ऋण से लोन भेजती है किसान के लिए, ऋण का पैसा भेजते हैं उसको पारदर्शी तरीके से उसके साथ पहुंचाने का। ये पैक्स ही माध्यम है उसको खेती के लिए उपयोगी चीजों को पहुंचाने का। ये पैक्स को मजबूत करना हमारे लक्ष्य होना चाहिए। कृषि क्षेत्र में 7 साल में मोदी जी ने आमूलचूल परिवर्तन लाया है। मैं सिर्फ बजटीय आवंटन की बात करना चाहता हूँ। 2009-10 में कृषि का बजट 12,000 करोड़ था। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 12,000 करोड़ बहुत बड़ा लगता है, मगर 2020-21 में इस बजट को बढ़ाकर 1,34,499 करोड़ रुपए। मैं इसलिए बताता हूं कि कृषि क्षेत्र नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है और कृषि क्षेत्र की ये जो प्राथमिकता है उसको उसके लक्ष्यों तक पहुंचाना सहकारिता के बगैर संभव नहीं है। हमने ढेर सारे किसानों को सपोर्ट देने की बात करी। स्वामीनाथन आयोग आया तब से बात करते थे किसानों की आय बढ़नी चाहिए, लागत से 50% ज्यादा होना चाहिए, कोई नहीं देता था। पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने लागत से ज्यादा एमएसपी तय कर किसानों को पहली बार फायदा पहुंचाने का काम किया है। और मित्रों, मैं बहुत सारी रिपोर्ट कोट कर सकता हूं जिसके अंदर स्पिरिट थी मगर ये होती नहीं थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना देश के 11 करोड़ किसानों को लगभग 1,58,000 करोड़ रुपया 1,58,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट डीबीटी से पहुंचाया गया है। मित्रों, स्टार्टअप शुरू करने का एक नया अभियान चला है। 10,000 नए एफपीओ बनाए गए हैं। लगभग 6865 करोड़ रुपया वित्त पोषण के लिए अलग से खर्च किया जाना है। ई नाम मंडी की योजना लाए हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है और ये सारी चीजों के अंदर सहकारिता क्षेत्र का और पैक्स का एक रोल। हमने सारी चीजों को अपने पैक्स के अंदर मजबूती से इसका अध्ययन कर इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी गांव स्तर पर बनने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी ये सारी चीजें नीचे तक पहुंच पाए। 2-3 लोगों ने, चंद्रभान जी और बाकी सारे लोगों ने कुछ बातें दबे स्वरों में कही। मैं उनको इतना कहता हूं कि आप न बोले हो तो भी चलता, बोले ये भी अच्छा हुआ, मुखर कर बोलते तो भी अच्छा हुआ, मगर ये सारी चीजों की मुझे मालूमात है क्योंकि मैं आप में से ही हूँ। कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के प्रॉब्लम्स, टैक्सेशन के प्रॉब्लम, भेदभावपूर्ण रवैया, सरकार का पक्षपात, सरकारी कर्मचारियों का पक्षपात, ये सारी चीजों से मैं अवगत हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं इस क्षेत्र के साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा, इतना भरोसा है।
और इसीलिए मोदी जी ने सहकारिता को प्राथमिकता दी है। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न के अंदर सहकारिता आंदोलन को प्रमुख स्थान दिया है और इसीलिए सहकार से समृद्धि का मंत्र नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सम विकास होना चाहिए, विकास सर्वस्पर्शीय होना चाहिए, विकास सर्वसमावेशक होना चाहिए, विकास के मॉडल के अंदर सबको छूने की ताकत होनी चाहिए और विकास का मॉडल सबको समाहित करने की बाहें फैलाकर खड़ा हुआ मॉडल होना चाहिए और वो कोऑपरेटिव के अलावे संभव नहीं है। इसीलिए कोऑपरेटिव मंत्रालय की रचना की गई। ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, पारदर्शिता, भर्ती में पारदर्शिता और चुनाव के अंदर पारदर्शिता, इसको हमने लाना ही होगा, तब जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम भी कालबाह्य हो जाएंगे। और हम सबका ये दायित्व कि मोदी जी ने इस आंदोलन को गति देने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय किया और मोदी जी के इस निर्णय को सफल बनाने के लिए और सहकारिता आंदोलन को एकदम गति के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमने सहकारिता क्षेत्र के अंदर जो आंतरिक परिवर्तन करने की जरूरत है उस पर भी आत्मनिरीक्षण कर बल देना। एक नई शुरुआत सहकारिता आंदोलन को बल देने की, गति देने की, दिशा देने की शुरू होने जा रही उस वक्त मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इस मंत्रालय का स्थापना किया है, तब मैं सहकारिता मंत्री के नाते देश भर के सहकारिता के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि निग्लेक्शन का टाइम समाप्त हुआ है, प्रायोरिटी का टाइम शुरू हुआ है। आइए सब साथ में रहकर सहकारिता को आगे। देश के विकास के अंदर सहकारिता बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। देश के विकास के अंदर सहकारिता का योगदान आज भी है, मगर बहुत सारे आयामों के अंदर, आयामों तक हमें पहुंचना बाकी है। हमने इसको नए सिरे से सोचना पड़ेगा, नए सिरे से रेखांकित करना पड़ेगा, हमारे काम का दायरा बढ़ाने पड़ेगा, काम के अंदर शिस्त लानी पड़ेगी, काम के अंदर पारदर्शिता भी लानी पड़ेगी और काम के अंदर सहकारिता की भावना को स्वभाव की तरह, संस्कार की तरह घुल मिलकर सहकारिता के आंदोलन को आगे बढ़ाएं। देश के करोड़ों किसान, वंचित, पिछड़े, दलित, गरीब, उपेक्षित महिलाएं, उनको विकास का मार्ग केवल और केवल सहकारिता के माध्यम से ही प्रशस्त हो सकता है और कोई आजादी के 75 साल और ऐसे समय पर जब सहकारिता आंदोलन को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बनाया। इसलिए एज एक सहकारी कार्यकर्ता भी और आप सबकी ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर सहकारिता आंदोलन का अनुमोदन जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, हम सब इसकी ताली बजाकर स्वागत करें और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करें। मैं फिर से एक बार देश भर के करोड़ों सहकारिता के कार्य